नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके सामने सुबह वाली कुंडली के नवांश दशमांश के साथ उपस्थित हूं। लग्न कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना नवांश, और नवांश कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में जितना कि लग्न कुंडली। जन्म कुंडली के बाद आपको नवांश देखे बिना न तो संतुष्ट होना चाहिए और न ही उस बात की पुष्टि करनी चाहिए। एक श्रेष्ठ और सफल ज्योतिषी हमेशा ही लग्न कुंडली का भी उतना ही विश्लेषण करता है जितना नवांश कुंडली का। प्रत्येक बात कहने और प्रत्येक बात पूछने से पहले नवांश कुंडली का अलग से अध्ययन आवश्यक होता है। बिना नवांश कुंडली के संपूर्ण अध्ययन के या षड वर्गों के अध्ययन के पूरे अध्ययन के बाद आप ही एक सवाल के उत्तर दे सकते हैं, सिर्फ एक सवाल का उत्तर, और प्रत्येक सवाल के लिए प्रत्येक भावों को देखना आवश्यक होता है और उस भाव से संबंधित और उस सवाल से संबंधित भावों को अवश्य ही देखना होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। नवांश कुंडली को अगर आप अलग से देखेंगे अकेले तो आपको बहुत सारी चीजें अकेले मिल जाएंगी। जैसे नवांश कुंडली में शुभ ग्रह का लग्न बना, और एक बात और भी है कि लग्न कुंडली देखने के बाद आपको निश्चित रूप से नवांश कुंडली की आवश्यकता पड़ जाती कि हाँ मुझे देखने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरीके से नवांश कुंडली जब आप देखने चलते हैं तब आपको यह बात महसूस होती है कि नहीं, मुझे लग्न कुंडली भी देखने की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं। न तो कोई चार्ट विशेष महत्व रखता है और न कोई किसी का कम। ये बात बहुत ही आवश्यक रूप से समझने वाली है। यहां पे शुभ ग्रह का लग्न बना है, लग्न में ही शुभ ग्रह चंद्रमा बैठे हैं, और यहां पे शुभ ग्रह की राशि बनी है और शुभ ग्रह दो बैठे हैं। पंचम भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है, शनि राहु केतु का प्रभाव है, मतलब पंचम भाव पे पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है और क्रूर ग्रह सूर्य बैठे हैं। नवम के बाद दशम भाव में गुरु कुंभ राशि के बैठे हैं, जो ये पाप ग्रह की राशि बनी है, और एकादशवें भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है जहां मंगल और राहु बैठे हैं। यानी कि जन्म कुंडली का पांचवां और जन्म कुंडली का एकादशवां, ये दोनों भाव ऐसा जहां पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, या फिर व्यक्ति के जीवन में रिकॉग्निशन, व्यक्ति के जीवन में संतान, व्यक्ति के जीवन में प्रेम, व्यक्ति के जीवन में दया, व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब अलग है, पर इसके साथ साथ व्यक्ति प्रेम आश्रित है, प्रेम को पाने वाला है। यहां पे जब आपको मैंने एक बात बताई थी नवांश कुंडली के लिए कि नवांश कुंडली के केंद्र में अगर गुरु बैठ जाते हों तो निश्चित रूप से आपको यह बात समझ लेने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में आपका दाम्पत्य हो सकता है कि विपरीत परिस्थिति में उलझे। प्रत्येक विवाह में ऐसी समस्याएं आती हैं, आजकल के जमाने में और भी ज्यादा है, क्योंकि प्रत्येक के अपने अपने मत होने लगे हैं और प्रत्येक व्यक्ति अब तार्किक भी होने लगा है। पर यह बहुत अच्छी बात है कि सबके अपने अपने तर्क हैं और सबका अपना अपना दर्शन है। इस बात से कितनी मजबूती मिल जाती है आप जरा विचार करके देखिएगा कि जब ज्योतिषी या कोई भी जो कुंडली अध्ययन करता है अगर केंद्र में गुरु को देख लेता है तो वो थोड़ा सांस लेता है। नहीं, ठीक है, कम से कम एक ऐसा ग्रह, चाहे वो किसी भी भाव के अधिपति हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो अगर किसी भी भाव, अच्छे भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे तो ये अच्छाई और भी बढ़ जाएगी। अगर वो किसी अच्छे भाव के अधिपति होकर के नहीं बैठे हैं तो वो थोड़ी अच्छाई कम होगी। अंतर सिर्फ इतना है। पर वस्तुतः केंद्र यही सोचता है, क्योंकि वो साक्षात नारायण स्वरूप होते हैं। नारायण किस स्वरूप होते हैं? केंद्र का चारों भाव नारायण है, नारायण का ही स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का, और केंद्र में ही उनका गुरु आ जाता है, देवगुरु बृहस्पति। तो ठीक उसी तरीके से जब केंद्र में ही इनके गुरु आ जाते हैं, नारायण के गुरु साक्षात देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र में आ जाते हैं तो केंद्र का स्थान खिलखिल आ जाता है। और केंद्र में ही जब एक शुभ ग्रह की राशि बनी हो और उस शुभ ग्रह से या लग्न से ही केंद्र में जब गुरु बैठे हों, चंद्रमा से ही केंद्र में जब गुरु बैठे हों, तो ये बात और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और उस भाव को और भी ज्यादा संपूर्णतया फल प्राप्त होने लगता है कि चलो जातक के जीवन का दाम्पत्य खराब नहीं है, या दाम्पत्य ही नहीं, दरअसल आप उसको प्रत्येक चीजों में अच्छाई के रूप में उसका दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य कहने का है कि यहां पे केंद्र में शुभ ग्रह चंद्रमा अकेले बैठे थे, बाकी के 3 घर केंद्र खाली थे, त्रिकोण खाली था। यहां पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति का एजुकेशन थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ उपस्थित होता है और व्यक्ति कई बार अपने मन की बात करता है, थोड़ा हठी, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा प्रेम कम मिलता है लोगों को। हालांकि गुरु और चंद्रमा का सुख भाव में संबंध,
सुख से संबंध बन रहा है ना चौथे 10वें का, और यहाँ चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य अष्टम में बैठे हैं और गुरु अष्टम के अधिपति होकर के यहाँ देख रहे हैं। इस वजह से पत्नी पेट की रोगी ना हो, पत्नी के नाम पे कुछ भी संपत्ति वगैरह लेने में दिक्कत होगी, या फिर अगर आप हो सके तो आप खुद के नाम पे ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के अधिपति यहाँ बैठे हैं। लग्न कुंडली में जो चतुर्थ भाव का अधिपति है वो आपके नवांश कुंडली का लग्नेश बन रहा है। आप सभी लोगों को मैं ये बात कहूं, हमेशा ही लग्न कुंडली के डिग्री को देखना करके ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली सिर्फ ये देख सकते हैं कि लग्न कुंडली का वो कौन सा भाव है जो नवांश कुंडली का लग्नेश बन रहा है। तो लग्न कुंडली का चौथा भाव यहां का लग्नेश बना और यहां पे उच्च के चंद्रमा बैठ गए। यहां चंद्रमा वर्गोत्तम, क्योंकि यहां भी लग्न में है, यहां भी लग्न में है, यहां गुरु केंद्र में है और यहां गुरु नीच के हैं। लग्न कुंडली में नीच के थे पर उनका नीच भंग शनि के परिवर्तन के कारण हो गया था। इसके कारण व्यक्ति का व्यय संतुलित होगा और व्यक्ति की वाणी श्रेष्ठ होती जाएगी और गंभीर होता जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे गुरु कई बार रोग और रोग व्याधि से मुक्ति भी देंगे, साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण भी रखेंगे और कई बार व्यक्ति को शौर्य से युक्त होने के लिए भी कहेंगे। यह बात इतनी सी लागू होती है। जब आप दशमांश कुंडली देखते हैं तो केंद्र में दशमांश कुंडली के लिए सूर्य और गुरु का होना बहुत अच्छा माना जाता है। D10 चार्ट के लिए आपकी कुंडली के दशमांश वर्ग चार्ट में केंद्र में कौन सा ग्रह बैठा है, प्रत्येक वर्ग चार्ट के अलग अलग कारक ग्रह होते हैं। तो दशमांश कुंडली में गुरु और सूर्य का केंद्र में होना अच्छा होता है। हालांकि यहां पे बुध और शुक्र का बढ़िया होना, सूर्य का केंद्र में होना और धन भाव में 2 शुभ ग्रहों का होना, यह लिखित गारंटी दे सकता हूं कि जातक कभी भी धन के लिए हीनता महसूस नहीं करेगा और धन से भरा पूरा रहेगा। यह बात यहां पर समझ में आती है। यहां का लग्नेश यहां के दशमेश बन जाते हैं और यहां के दशम भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में उच्च के शुक्र के साथ बैठ करके अपने प्रभावों में कमजोरी तो कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत जातक के दिनचर्या को भी खराब कर सकते हैं। इस वजह से अपने कर्म के प्रति जो आपका कर्तव्य बनता है और आपके लक्ष्य के प्रति जो आपका कर्तव्य बनता है उसमें कभी भी किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता आपकी कुंडली को मंजूर नहीं है। यहां पे सप्तम भाव के अधिपति सूर्य ने गुरु को अस्त किया है पर बुध और शुक्र आपकी कुंडली में अस्त नहीं है। इस वजह से आपकी बुद्धिमत्ता और आपके पास जो आपका अनुभव है वो हमेशा ही जागृत रहेंगे। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब नीच के हो जाएंगे और शनि के साथ उनका क्रमशः कभी कभी परिवर्तन देखने को अगर मिलेगा तो ऐसी अवस्था में आपकी दरिद्रता भंग होगी और आपका धनाढ्य होना और साथ ही साथ गंभीर काम करके धन कमाने का योग आपकी कुंडली में लगेगा। इस कुंडली में शुक्र की दशा संपूर्णतया बहुत अच्छी रहने वाली है। इस कुंडली में सूर्य की दशा संपूर्णतया बहुत अच्छी रहने वाली है। इस कुंडली में चंद्रमा और इस कुंडली में मंगल और इस कुंडली में बुध, ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे रहने वाले हैं। होरा कुंडली की बात मैं करूंगा तो जो ग्रह आपकी कुंडली में जैसे होरा में बैठे हैं उसके आधार पर मैं जो समझ रहा हूं उसमें बुध और शुक्र का जो होरा है वो सूर्य का होरा पकड़ रहे हैं। तो बुध और शुक्र के होरे में सूर्य के होरा में जाने के कारण यहां पर आपकी कुंडली धनदायक तो होगी पर वस्तुतः ये आपसे मेहनत भी करवाना चाहेगी और आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको आपके मेहनत के बाद ही आपका परिणाम मिलेगा। बाकी के जितने ग्रह बन रहे हैं सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु शनि राहु केतु, इतने ये ग्रह आपकी कुंडली में धनदायक हैं और शांति प्रदायक हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति धनपति तो बनेगा पर उसमें उतनी बेचैनी नहीं रहेगी। उस दशा में व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूलताओं के बीच में अनुकूलता को ढूंढ लेता है। सावधान रहने की आवश्यकता होगी शनि के अंतिम दशा में। जब शनि की दशा चले तो अंतिम चरण वाली दशा में, तो शनि में जब बुध चले, शनि में जब सूर्य चले, शनि में जब चंद्रमा चले और शनि में जब मंगल चले, तब ये दशाएं मतलब इनका ही अंतर प्रत्यंतर या इनकी ही महादशा अंतरदशा आपके जीवन को कष्ट दे सकती है। मंगल की दशा में और बुध की दशा में स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। केतु की दशा में भी चाहे तो स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। मंगल की दशा में भी स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। बाहर जाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से बाहर से धन आने का योग है, आप कुंडली में जा सकते हैं। और विशेषतः वो गुरु में राहु, राहु में गुरु, गुरु में शनि, शनि में गुरु, गुरु में मंगल
और मंगल में गुरु। इन दशाओं में आप कभी भी, चाहे अंतरदशा हो, महादशा हो, परिवर्तन हो, कुछ भी हो, ऐसे योग आपकी कुंडली में लगे हैं। संतान वगैरह के बारे में अगर कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता हो तो आपको सबसे पहले गुरु और बुध को देखना होगा, और बुध पे जब गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान उत्पत्ति का प्रयास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बुध और शुक्र की दशा में आप चल अचल संपत्ति के साथ साथ आप अगर चाहें तो कोई भी नया काम करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। इस कुंडली में शनि की दशा में भी बहुत सारे काम बनेंगे, और इस कुंडली में शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए 2 तारीख बहुत अच्छी रहेगी, 2 अंक बहुत अच्छा रहेगा, और इस कुंडली के लिए शनिवार का दिन मैंने बताया अच्छा रहेगा। मिथुन और तुला वाले लोग आपकी कुंडली के लिए अच्छे रहेंगे, और बच के रहने की बारी होगी मेष, सिंह, धनु और मकर वालों से। ये इन लोगों से बच के रहने की आवश्यकता होगी। आपकी कुंडली के लिए दिशा पश्चिम बहुत अच्छी रहे। ये इतनी सारी चीजें बन रही हैं। अब और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। आपकी कुंडली में वाहन का सुख संपूर्ण बहुत आवश्यक है, निश्चित रूप से मिलेगा। और जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अभी अगर हो सके तो 1-2 साल थोड़ा रुक जाइए। वाहन वगैरह चलाने में आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बल बुध की दशा से प्राप्त होने के योग बनेंगे, क्योंकि बुध जागृत हैं और वो देंगे परिणाम। मैं समझता हूं कि 2026 के मार्च के बाद आपकी दशा और भी बढ़िया बदलेगी। तब तक के लिए थोड़ी बहुत सावधानी आवश्यक है। अभी आपको 2023 के सितंबर के बाद ही भूमि वाहन का सुख और उसको चलाने का सुख भोगना चाहिए। तब तक थोड़ा सावधान रखना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा हो सके सूर्य को बल दीजिएगा, चंद्रमा को बल दीजिएगा, शिव जी के मंदिर का दर्शन करिएगा। शिव जी को इत्र डाल करके भी जल अर्पित करने से समस्त प्रकार की व्याधियां और समस्त प्रकार के रोग आदि शोक नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त शिव जी को अगर हो सके तो कभी कभी मक्खन अर्पित कर देने से, दूध अर्पित कर देने से, शिव जी के मंदिर को धो देने से बड़ा फल मिलता है। ये इतनी सारी चीजें। कमजोर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव द्वितीय भाव पे, 12वें भाव के गुरु व्यय करेंगे और अंक कम देंगे। यहां पे गुरु को सूर्य ने अस्त किया है, इस वजह से पेट का ख्याल रखना होगा। ऑपरेशन और चीड़ा लगने का योग बनता है शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में। गुरु की दशा में भी यह बात संभव हो सकती है। आपके शत्रु बने हैं पर उनका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गुरु की उच्च दृष्टि यहां पे पड़ रही है, जो आपको कम से कम इतना ज्ञान तो देती रहेगी कि किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है। और वस्तुतः आप कभी भी, आपकी कुंडली अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। दांपत्य राहु के साथ है, कुंडली मिलाकर के करिएगा। यहां पे कुंडली अष्टम भाव के मंगल के होने के कारण मंगलिक भी होगी, और उस पे गुरु की दृष्टि होने के कारण थोड़ी बच जाएगी, लेकिन शनि की दृष्टि प्राप्त करने के कारण वापस बिगड़ जाएगी। राहु के संग बैठे होने के कारण वापस बिगड़ जाएगी। किसी अन्य शुभ ग्रह का उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं होना थोड़ा कमजोर भी उसे बनाएगा। नवांश कुंडली में भी सूर्य मंगल राहु और केतु के संपर्क में है। शनि मंगल राहु केतु का भोग रहे हैं। इस वजह से हमें समझ में आती है ये बात कि व्यक्ति को मांगलिक लड़की से ही विवाह करने की आवश्यकता है। कोशिश करिएगा कि कुंडली में ग्रह मैत्री बिल्कुल मिल जाए, और गण दोष ना हो, भकूट दोष ना हो, नाड़ी दोष ना हो, क्योंकि पंचम भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव नहीं है। पंचम भाव पे सूर्य बुध शुक्र का प्रभाव है और गुरु 12वें हैं। इस वजह से संतान उत्पत्ति में बाधाएं ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। जातक की कुंडली में पिता का प्रभाव रहेगा, और मैं समझता हूं कि पिता चिंतित भी हैं। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। दिशा हमेशा पश्चिम याद रखिएगा। आपकी कुंडली में लाभ मिलेगा। शुक्र की दशा और बुध की दशा इस कुंडली के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।